तो बच्चों अभी आप लोगों ने एक पहला टॉपिक देखा हमारा, मैंने रिएक्शन मैकेनिज्म पर डाला था जिसमें मैंने मार्कोनी काफ्यूम को डिस्कस किया था। आज मैं आपके सामने एक पूरा टॉपिक लेकर के आ रहा हूँ, रिवीजन नहीं करा रहा हूँ आपको, आज एक टॉपिक पढ़ाऊंगा मैं। इस चैप्टर का नाम है बायोमॉलिक्यूल्स। नीट के पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट है और नीट पे कम से कम एक क्वेश्चन बायोमॉलिक्यूल से आने की पूरी संभावना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं बायोमॉलिक्यूल्स। तो बड़ा बायोमॉलिक्यूल्स एक बहुत बड़ा पार्ट है। कहते हैं बॉडी के अंदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो भी चीज़ें लाइफ के लिए बेस बनाती हैं वो सब बायोमॉलिक्यूल्स के अंदर आती हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट है, जैसे प्रोटीन्स हैं, जैसे प्रोटीन्स मिल करके बनते हैं अमीनो एसिड से, जैसे हार्मोन्स हैं, जैसे विटामिन्स हैं, जैसे आपके न्यूक्लिक एसिड्स हैं, ये सब के सब बायोमॉलिक्यूल्स के अंदर आते हैं। चूँकि आप लोग बायो के स्टूडेंट्स हैं तो बायोमॉलिक्यूल्स हैं जैसे न्यूक्लिक एसिड्स हैं, डीएनए और आरएनए, उनको आपने डिटेल में पढ़ा रखा होगा। प्रोटीन्स में बहुत सारी जानकारी आपको होगी, लेकिन फिर भी बायोमॉलिक्यूल का जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कार्बोहाइड्रेट, जो कि केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको मैं सबसे पहले आपको पढ़ाने का प्रयास करूंगा। तो बायोमॉलिक्यूल में हम सबसे पहले जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे बेटा वो होगा कार्बोहाइड्रेट। आइए स्टार्ट करते हैं कार्बोहाइड्रेट। हम लोग सबसे पहले जानें कि कार्बोहाइड्रेट क्या है। स्टार्ट में एक मिसकंसेप्शन था, उस मिसकंसेप्शन के नाम पे ही इसका नाम कार्बोहाइड्रेट रख दिया गया। ऐसा क्यों? मिसकंसेप्शन ये था कि इसको अगर हम डिवाइड करके देखें तो कार्बो का मतलब था कार्बन और हाइड्रेट का मतलब था वाटर। स्टार्ट में ने कार्बन के हाइड्रेट्स माना। जैसे एक एग्जांपल आपके सामने लेता हूं, आपने पढ़ा होगा C6H12O6। अब ये ग्लूकोज भी हो सकता है, ये फ्रक्टोज भी हो सकता है, ये गैक्टोज भी हो सकता है, कई सारे कंपाउंड हैं जो कि इसी मॉलिक्यूलर फॉर्मूले को फॉलो करते हैं। चलिए मैंने इसे ग्लूकोज कंसीडर किया, तो अगर ग्लूकोज कंसीडर किया तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं C6H2O का होल 6। हमें ऐसा लग रहा है कि 6 कार्बन से 6 वाटर मॉलिक्यूल जुड़े हुए, इसका मतलब कार्बन का हाइड्रेट। तो एक जनरल फॉर्मूला कंसीडर किया गया और जनरल फॉर्मूला था CXH2O का होल Y। ये कार्बोहाइड्रेट का स्टार्ट में एक जनरल फॉर्मूला दिया गया और कहा गया कि कार्बोहाइड्रेट इस जनरल फॉर्मूले को फॉलो करे, जहां पर X नॉट इक्वल टू Y भी हो सकता है और X इक्वल टू Y भी हो सकता है। मतलब जितने कार्बन हैं उतने ही वाटर मॉलिक्यूल हो, या फिर जितने कार्बन हैं उतने वाटर मॉलिक्यूल ना हो। लेकिन बेटा बाद में ऐसे बहुत सारे कंपाउंड्स पाए गए जो कि इस फॉर्मूले को फॉलो नहीं कर रहे थे। जैसे कंपाउंड पाया गया रेमोनोज C6H12O5। अब यहाँ O6 नहीं था, यहाँ O5 था। इस कंपाउंड का नाम था रेमोनोज। अब यहाँ C6 तो आप लिख सकते हैं, लेकिन इसे आप H2O का होल X नहीं लिख पाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ 12 हाइड्रोजन है, यहाँ 5 है ऑक्सीजन, तो 5 दूनी 10। तो इसका मतलब ये कार्बोहाइड्रेट है, लेकिन ये इस CXH2O होल बाई फॉर्मूले को फॉलो नहीं कर रहा। और ऐसे बहुत सारे कंपाउंड थे जो कार्बोहाइड्रेट नहीं थे लेकिन इस फॉर्मूले को फॉलो कर रहे थे। जैसे एग्जांपल के तौर पर हम ले लें एसिटिक एसिड। अब अगर हम एसिटिक एसिड को देखें तो ये है C2H4O2। अब अगर हम इसको देखें तो ये फॉलो कर रहा है C2H2O का होल ट्वाइस। अब क्या एसिटिक एसिड कार्बोहाइड्रेट है? नहीं भाई, कार्बोहाइड्रेट नहीं, ये तो एक कार्बोक्सिलिक एसिड, लेकिन ये इस फॉर्मूले को फॉलो कर रहा है। तो बाद में पता चला कि ये जो हम लोग इसे कार्बन का हाइड्रेट मान रहे हैं, जिसको मान करके, जिसको सोच करके ये नाम इसका दिया गया था, ये बात सही नहीं, ये गलत है। तो अब कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन पर कॉन्सेंट्रेट किया गया। तो ऑब्वियस बात है कि जब जो डेफिनेशन बनाई गई कार्बोहाइड्रेट की, वो कार्बोहाइड्रेट के स्ट्रक्चर्स क्या था। तो कार्बोहाइड्रेट की पहली डेफिनेशन आपके सामने आती है, और कार्बोहाइड्रेट की पहली डेफिनेशन ये आई कि कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सीएल्डिहाइड्स ऑफ कीटोन। कार्बोहाइड्रेट्स क्या हैं? दे आर ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन्स। ये या तो ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन है, और सच कंपाउंड्स, ये वो कंपाउंड हैं, सच कंपाउंड्स विच प्रोड्यूस देम, जो प्रोड्यूस करते हैं, इन्हें प्रोड्यूस करते हैं, प्रोड्यूस देम ऑन हाइड्रोलिसिस, जो हाइड्रोलिसिस पर इनको क्या करते हैं? प्रोड्यूस करते हैं। या तो ये स्वयं पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन, समझिएगा बात, या तो ये स्वयं पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन है, या फिर ये वो कंपाउंड हैं जो हाइड्रोलिसिस पर इन पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन को प्रोड्यूस करते हैं।
बाद में इन्हीं को कहा गया मोनोसैकेराइड्स। क्या कहा गया इन्हें? हम यहां पर बात कर रहे हैं मोनोसैकेराइड्स। मोनोसैकेराइड्स स्वयं पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड कीटोन होते हैं और ऑप्टिकली एक्टिव भी होते हैं, जबकि ये जो हम बात आपके सामने कर रहे हैं ये या तो ओलिगोसैकेराइड्स हैं, क्या हैं आपकी? ओलिगोसैकेराइड्स हैं, और या फिर आपके ये पॉलीसैकेराइड्स। क्या हैं ये? पॉलीसैकेराइड्स। तो ओलिगोसैकेराइड्स और पॉलीसैकेराइड्स कौन? जो हाइड्रोलिसिस कराने पर इन कंपाउंड्स को, इन मोनोसैकेराइड्स को प्रोड्यूस करेंगे, और जबकि ये मोनोसैकेराइड्स हाइड्रोलाइज नहीं हो सकते क्योंकि ये कार्बोहाइड्रेट की सबसे छोटी यूनिट है। सबसे छोटी स्मॉलेस्ट यूनिट कार्बोहाइड्रेट की कौन है? मोनोसैकेराइड। इसके फर्दर हाइड्रोलिसिस आप नहीं करा सकते, और जबकि ये वो हैं जो कि वास्तविकता में मोनोसैकेराइड से मिलकर के बने थे, इसलिए हाइड्रोलिसिस कराने पर ये मोनोसैकेराइड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो डेफिनेशन आई कि कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड कीटोन और सच कंपाउंड्स व्हिच प्रोड्यूस देम ऑन हाइड्रोलिसिस। एग्जांपल एक लेते हैं, आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। जैसे एक एग्जांपल के तौर पर हमने लिया C6H12O6। अब देखिए ये ग्लूकोज क्या है, इसकी अगर आप हाइड्रोलिसिस कराएंगे, आंसर है नो रिएक्शन, ये फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं हो सकता। यानी ये क्या है आपका? ये मोनोसैकेराइड है। ये क्या हो गया आपका? दिस इज मोनोसैकेराइड। लेकिन अगर हम आपके सामने C12H22O11 ले लें तो ये सुक्रोज है। क्या है? सुक्रोज है। अगर आप इसकी हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो फिर एक मोल आपको ऐसी मीडियम हाइड्रोलिसिस कराई जाएगी, तो एक मोल आपको ग्लूकोज का और एक मोल आपको फ्रक्टोज का मिलेगा। बेटा किसका मिलेगा? एक मोल ग्लूकोज का और एक मोल आपको फ्रक्टोज का मिलेगा। इसका मतलब ये जो कंपाउंड आपका सुक्रोज है बेटा, ये कंपाउंड डाइसैकेराइड है। जो डाइसैकेराइड है क्योंकि हाइड्रोलिसिस पर मोनोसैकेराइड के 2 मॉलिक्यूल दे रहा है। अगर ये हाइड्रोलिसिस पर मोनोसैकेराइड के 3 मॉलिक्यूल देता तो ये ट्राइसैकेराइड होता। तो डाइसैकेराइड, ट्राइसैकेराइड, टेट्रासैकेराइड, और हाइड्रोलिसिस पर n मॉलिक्यूल्स देता जिनकी संख्या 100 से 3000 के बीच में होती तो वो पॉलीसैकेराइड होता। तो किसके अंदर चले जाते? वो पॉलीसैकेराइड्स के अंदर चले जाते। जैसे स्टार्च है, जैसे ग्लाइकोजन है, जैसे सेलुलोज है, डेक्स्ट्रिन है, वो सब पॉलीसैकेराइड्स हैं। उनकी जब तुम हाइड्रोलिसिस कराओगे तो वहाँ 2 मॉलिक्यूल नहीं मिलेगा, वहाँ तुमको मॉलिक्यूल्स की संख्या 100 से 3000 के बीच में, 100 से 3000 के बीच में मॉलिक्यूल्स मिलते, वो पॉलीसैकेराइड्स। तो मैंने कहा कार्बोहाइड्रेट्स ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन है, या फिर ये वो कंपाउंड हैं जो हाइड्रोलिसिस पर इन मोनोसैकेराइड्स को प्रोड्यूस करते हैं। समझिए बात, मोनोसैकेराइड्स कार्बोहाइड्रेट की सबसे छोटी यूनिट है, इनकी फर्दर हाइड्रोलिसिस संभव नहीं है। और जबकि ये जो आपके क्या बोलते हैं ओलिगोसैकेराइड्स या पॉलीसैकेराइड्स हैं, ये स्मॉलेस्ट यूनिट नहीं है, ये इन मोनोसैकेराइड से मिलकर के बनी हैं। यानी जब इनकी तुम हाइड्रोलिसिस कराओगे तो ये मोनोसैकेराइड्स को प्रोड्यूस करेंगे। कार्बोहाइड्रेट्स की भी ये डेफिनेशन भी पूरी तरह से सही नहीं है, क्योंकि मैं जो भी कार्बोहाइड्रेट आपके सामने बता रहा हूँ, ये कार्बोहाइड्रेट अभी आपको स्ट्रक्चर, मैंने इसका स्ट्रक्चर तो लिखा ही नहीं, केवल एक डेफिनेशन बताई। अब मैं जब स्ट्रक्चर के बेसिस पर आपको बताऊंगा तो मैं ज़्यादा इसको एक्सप्लेन कर पाऊंगा कि स्ट्रक्चर की बेसिस से डिफरेंस क्या है, तब एक और नई डेफिनेशन है। फिलहाल जो मैंने बात बताई, इसी बात को अभी हम फर्दर थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और इसके बाद हम लोग स्ट्रक्चर की बात करें। इसके बाद हम लोग स्ट्रक्चर की भी बात करें, ठीक है? आइए पहले इसी बात को आगे बढ़ाते हैं, फिर स्ट्रक्चर की बात करें। तो भाई पूरे के पूरे कार्बोहाइड्रेट्स को जब हम कार्बोहाइड्रेट्स की बात करेंगे कितने पार्ट में डिवाइड किया गया? तो पूरे कार्बोहाइड्रेट्स को 2 पार्ट में डिवाइड किया। एक थे आपके शुगर्स और एक थे आपके नॉन शुगर्स। एक वो जो शुगर्स हैं शक्कर, और दूसरे नॉन शुगर्स। शुगर्स की 3 पहचान। कितनी पहचान शुगर्स की? पहला, ये क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं बेटा, एक तो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं। दूसरा, ये सॉल्युबल इन वाटर होते हैं, ये वाटर में घुल जाते हैं। और तीसरी और आखिरी पहचान कि ये स्वीट इन टेस्ट होते हैं, स्वीट टेस्ट के होते हैं। कैसे होते हैं? स्वीट टेस्ट के होते हैं। लेकिन नॉन शुगर्स की 3 पहचान बिल्कुल ठीक इनका उल्टा।
जो नॉन शुगर्स होते हैं बेटा वो क्रिस्टलाइन नहीं, वो एमार्फस होते हैं, पहली बात। दूसरा, ये इनसॉल्युबल इन वाटर हैं, ये वाटर में सॉल्युबल नहीं है, ये वाटर में नहीं घुलेंगे। और तीसरा, ये बेटा टेस्टलेस होते हैं, ये इनका टेस्ट नहीं होता। इन्हीं नॉन शुगर्स को ही हम लोग बेटा पॉलीसैकेराइड्स, यही हैं आपके पॉलीसैकेराइड्स। जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको ओलिगोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड लिखा था, यही है पॉलीसैकेराइड्स। ये जनरल फॉर्मूला फॉलो करते हैं C6H10O5 का होल n, और जहां पर n की वैल्यू जो होती है वो 100 से 3000 के बीच में होती है। 100 to 3000 मॉलिक्यूल्स इसमें जुड़े होते हैं, यानी कि 100 से 3000 मॉलिक्यूल्स के बीच में मोनोसैकेराइड्स के मॉलिक्यूल जुड़े होते हैं, जो जुड़ करके इस पॉलीसैकेराइड को बनाते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैंने आपको बताया था, अभी सेलुलोज आप ले सकते हैं, एग्जांपल के तौर पर आप स्टार्च ले सकते हैं, एग्जांपल के तौर पर आप प्रोटीन्स ले सकते हैं, प्रोटीन्स ले सकते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर आप ग्लाइकोजन ले सकते हैं, ग्लाइकोजन ले सकते हैं, डेक्स्ट्रिन ले सकते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं सर इसके एग्जाम्पल्स। जबकि आप जब शुगर्स की बात करेंगे तो शुगर्स दो तरीके के आपके सामने, एक आपके मोनोसैकेराइड्स होंगे, एक आपके मोनोसैकेराइड्स होंगे, और दूसरे आपके ओलिगोसैकेराइड्स होंगे, ओलिगोसैकेराइड्स। जो मोनोसैकेराइड्स हैं आपके, वो स्मॉलेस्ट यूनिट हैं, इनकी फर्दर हाइड्रोलिसिस संभव नहीं है, वाटर से रिएक्शन नहीं करते, फर्दर हाइड्रोलिसिस संभव है। क्यों नहीं? क्योंकि स्वयं सबसे छोटी यूनिट है, तो इनकी हाइड्रोलिसिस पॉसिबल नहीं है। मोनोसैकेराइड्स दो तरीके के कहलाते हैं, एक कहलाते हैं एल्डोसिस और एक कहलाते हैं कीटोसिस। अब नाम से ही समझ में आ रहा है, कीटोसिस, एल्डोसिस, कीटोसिस। अब नाम से ही समझ में आ रहा है कि एल्डोसिस आर द सब्सटेंसेस और द कार्बोहाइड्रेट्स व्हिच कंटेन्स एल्डिहाइड्स, एंड कीटोन्स, कीटोसिस आर द कार्बोहाइड्रेट व्हिच कंटेन्स कीटोनिक फंक्शन ग्रुप, जिसके अंदर कीटोनिक फंक्शन ग्रुप। ये पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड तो है या फिर पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन है? तो मैं आपको समझाऊंगा। यहां पर आप याद रखिएगा कि यहाँ n की वैल्यू 3 से 7 तक के बीच में, यानी 3 कार्बन से 7 कार्बन तक के बीच में मोनोसैकेराइड्स आपको मिल सकते हैं। अभी हम इसको डिटेल करेंगे। जबकि ओलिगोसैकेराइड्स के अंदर आते हैं आपके डाइसैकेराइड्स, डाइसैकेराइड्स आते हैं, इसके अंदर ट्राइसैकेराइड्स आते हैं, इसके अंदर टेट्रासैकेराइड्स, टेट्रासैकेराइड्स ऐसे कर देते हैं, सैकेराइड्स। डाइसैकेराइड्स में जैसे मैंने एक एग्जांपल आपके सामने ले लिया, C12H22 O11, तो मैंने सुक्रोज ले ली, ठीक है भाई। ट्राइसैकेराइड्स के अंदर हमने C18H32 O16 ले लिया, ये आपका रेफिनोज है, रेफिनोज। टेट्रासैकेराइड्स में हम जब गए तो C24H42 O21 ले लिया, ये आपका स्टैचियोज है, स्टैचियोज। अब ये सुक्रोज डाइसैकेराइड क्यों है? क्योंकि आप जैसे ही इसकी हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो आपको 1 मोल ग्लूकोज का मिलेगा और प्लस 1 मोल फ्रक्टोज का मिलेगा। ये रेफिनोज क्यों है, ट्राइसैकेराइड क्यों है कि हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो 1 मोल ग्लूकोज का मिलेगा, 1 मोल फ्रक्टोज का मिलेगा और 1 मोल इसमें गैलेक्टोज मिलेगा, एक और चीज मिलेगी गैलेक्टोज। और जबकि आप स्टैचियोज की बात करेंगे जैसे इसकी हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो 1 मोल ग्लूकोज का मिलेगा, 1 मोल फ्रक्टोज का मिलेगा और 2 मोल किसके मिलेंगे, गैलेक्टोज के, 2 मोल गैलेक्टोज के। तो कुल मिलाकर मेरे कहने का अर्थ ये आप समझ गए होंगे कि डाइसैकेराइड वो हैं जो कि हाइड्रोलिसिस पर मोनोसैकेराइड के 2 मॉलिक्यूल देंगे, ट्राइसैकेराइड्स 3 मॉलिक्यूल देंगे, टेट्रासैकेराइड्स 4 मॉलिक्यूल देंगे, जबकि पॉलीसैकेराइड्स वो हैं जो कि n मॉलिक्यूल्स देंगे। लेकिन ये शुगर्स नहीं है, ये कहलाते हैं नॉन शुगर्स, और जबकि ये जो आपके सामने कह रहा है वो कह रहा है शुगर्स। अब
ये तो मैंने डिवीजन आपको कार्बोहाइड्रेट्स का बताया। हम सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट्स में जो चीज़ आपके सामने डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे वो हैं आपके मोनोसैकराइड्स। हम सबसे पहले मोनोसैकराइड्स को आपके सामने डिस्कस करेंगे, जो कि स्मॉलेस्ट यूनिट है। तो बस अब यहीं से इनके स्ट्रक्चर्स भी हम आपके सामने डिस्कस करेंगे कि मोनोसैकराइड्स जो स्मॉलेस्ट यूनिट हैं। ये नहीं मैंने कहा कि फर्दर हाइड्रोलिसिस नहीं हो सकती, यही पॉलीहाइड्रोक्सी ऑप्टिकली एक्टिव क्या है सब्सटेंसेस हैं, ऑप्टिकली एक्टिव एल्डिहाइड्स एंड कीटोन हैं, इन्हीं का मैं आपके सामने डिस्कशन करूंगा। आइए जरा थोड़ा सा मोनोसैकराइड्स के विषय में जानकारी कर ली जाए। इसको आप पॉज करके आराम से नोट भी कर सकते हैं। एक्चुअली थोड़ा सा मैं स्पीड से ही आपको बता रहा हूँ, और स्पीड से आप समझ रहे होंगे क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि जब मैं रेगुलर क्लास के अंदर पढ़ाता हूँ तो बायोमॉलिक्यूल पढ़ाने में तकरीबन 4 टर्न का समय लगता है, कभी कभी 5 टर्न भी लगता है। जैसा कि आपको मालूम है कि ये क्लास 2 घंटे की होती है, 4 टर्न भी अगर हम ले लें तो 8 घंटे। अब चूंकि हम आपको वीडियो लेक्चर दे रहे हैं तो 8 घंटे का वीडियो लेक्चर तो बायोमॉलिक्यूल में दिया नहीं जा सकता, इसलिए प्रयास कर रहे हैं कि इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो हम अच्छे से डिस्कस कर दें। तो इसे थोड़ा सा तेज पढ़ाने का हम प्रयास आपके सामने कर रहे हैं और कुछ नहीं। तो आप पॉज करके आसानी से देख भी सकते हैं जो मैंने पढ़ाया है, या कई बार इसको सुन भी सकते हैं। देखिए अब मैं आपके सामने बात करने जा रहा हूँ मोनोसैकराइड्स। मोनोसैकराइड्स, जब मोनोसैकराइड्स की आपके सामने बात करते हैं तो जैसा मैंने कहा कि मोनोसैकराइड्स के 2 पार्ट मैंने बताया भी आपको, एल्डोसिस और एक मैंने पार्ट बताया आपको कीटोसिस। हम सबसे पहले n = 3 पर एक एल्डोट्राइयोज हम लोग बनाते हैं। अब देखिए नाम समझ में आ रहा है, एल्डोट्राइयोज, फिर से लिखेंगे एल्डोट्राइयोज। एल्डो का मतलब एल्डिहाइड और ट्राई का मतलब जिसमें 3 कार्बन। याद रखिएगा सबसे छोटा कार्बोहाइड्रेट अगर आपसे पेपर में पूछ दिया जाए, स्मॉलेस्ट कार्बोहाइड्रेट, तो 3 कार्बन का एल्डिहाइड को कंटेन करने वाला स्मॉलेस्ट कार्बोहाइड्रेट ग्लिसरल्डिहाइड है। क्या है? ग्लिसरल्डिहाइड, इसको हम लोग बोलेंगे ये ग्लिसरल्डिहाइड है। CH2OH के रिस्पेक्ट में OH राइट हैंड साइड में है, तो इसको बेटा हम लोग डी ग्लिसरल्डिहाइड क्या बोलेंगे सर? डी। ये कार्बन कायरल कार्बन, ऐसा कार्बन जिसकी 4 वैलेंसीज डिफरेंट एटम एक दूसरे से जुड़ी होती है उसको कायरल कार्बन कहते हैं। तो ये कार्बन कायरल कार्बन है ना, ये कार्बन कायरल है ना, ये कार्बन कायरल है, ये कार्बन कायरल है। पहला OH राइट हैंड में है इसलिए इसको हम लोग बोलेंगे डी। अगर OH लेफ्ट हैंड में होता तो उसको हम लोग एल ग्लिसरल्डिहाइड। और आप एक बात जान लीजिए, बहुत कम, वेरी फ्यू एक्सेप्शंस को छोड़ करके जितने भी नेचुरल कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, जितने भी नेचुरल शुगर्स होती हैं, वो सब बेटा डी सीरीज में बिलोंग करते हैं। बहुत कम एक्सेप्शंस को छोड़, रेयर जितने भी नेचुरल शुगर्स होंगे, जितने भी नेचुरल शुगर्स होंगे वो सब किसको बिलोंग करेंगे? वो सब डी सीरीज को बिलोंग करेंगे, यानी उनका कॉन्फ़िगरेशन डी कॉन्फ़िगरेशन। और जितने भी नेचुरल अमीनो एसिड्स होते हैं वो सब बेटा एल सीरीज को बिलोंग, वो सब एल सीरीज को बिलोंग करते हैं। ये डीएल याद रखिएगा, ये कैपिटल डी और कैपिटल एल है, इसका लेना देना कॉन्फ़िगरेशन से है, इसका लेना देना रोटेशन से नहीं है। रोटेशन का लेना देना स्मॉल डी स्मॉल एल से होता है। स्मॉल डी का मतलब होता है डेक्सट्रोरोटेटरी और स्मॉल एल का मतलब होता है लीवोरोटेटरी। So small d and small l are entirely different thing. They are used for the sign of rotation, whether the compound is dextrorotatory or levorotatory. But the D and L are used for the configuration. Capital D means OH right में है और capital का मतलब ये वाला जो OH होगा वो लेफ्ट में। तो ये एल्डोट्राइयोज हो गया, स्मॉलेस्ट कार्बोहाइड्रेट, 3 कार्बन का जिसमें एल्डिहाइड है। इसी तरीके से एल्डो कीटो ट्राइयोज अगर हम आपके सामने बनाएं, कीटो ट्राइयोज, तो कीटो ट्राइयोज में आप याद रखिएगा CH2OH सिंगल बॉन्ड COH, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH2, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन। ये जो डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन है ये सबसे छोटा 3 कार्बन का कीटोन ग्रुप कंटेन करने वाला कार्बोहाइड्रेट है और इसमें कोई भी कायरल कार्बन प्रेजेंट नहीं, नो कायरल कार्बन। तो याद रखिएगा दिस इज ओनली द कार्बोहाइड्रेट which contains no chiral carbon. Otherwise आप कोई भी कार्बोहाइड्रेट आपको ऐसा नहीं मिलेगा इसमें chiral carbon ना।
और हम लोग अब बहुत कम बात करेंगे कीटोनिक ग्रुप की, ज़्यादा एल्डिहाइड ग्रुप के रिस्पेक्ट में बात करेंगे। तो जैसे मैंने एग्जांपल आपके सामने लिया है n=4। अब n=4 को अगर हम लोग देखें तो n=4 में अगर हम बात करें आपके सामने, तो अब हम एल्डिहाइड ग्रुप को ही लेकर के बात कर रहे हैं। तो एक मैंने आपके सामने लिया CHO, सिंगल बॉन्ड COH, सिंगल बॉन्ड COH, सिंगल बॉन्ड CH2। अब आप देखिए यहाँ पर OH एक था, अब चूंकि कार्बन 4 हो गए तो OH 4 हो गए, कार्बन 4 हो गए और OH 2 हो गए, और इसमें कार्बन कार्बन की संख्या 2 दिखाई दे रही है। अभी भी देखिए CH2H के रिस्पेक्ट में OH राइट हैंड साइड में, तो उसको हम लोग D बोलेंगे और इसको बोलेंगे D इरिथ्रोज। ये बेटा बड़ा इंपॉर्टेंट है, अभी आपके यहाँ नीट में भी ये पूछा जा चुका है कि इरिथ्रोज किसे कहेंगे। तो जब दो कायरल कार्बन हो और सेम ग्रुप सेम साइड में हो, देखिए दोनों सेम ग्रुप हैं और सेम साइड में, उसको याद करने का हम बच्चों को तरीका बताते हैं। आप इसको ऐसी याद रखें, जैसे ऐसी रिएक्शन होती है ना, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो यहाँ पर याद रखिए सेम ग्रुप, S का मतलब है सेम ग्रुप सेम साइड, सेम ग्रुप सेम साइड। तो E का मतलब होता है इरिथ्रोज। E का मतलब क्या होता है? इरिथ्रोज होता है, इट इज कॉल्ड इरिथ्रोज। लेकिन अगर सेम ग्रुप सेम साइड में नहीं है, सेम ग्रुप अपोजिट साइड में चले गए, सेम ग्रुप अपोजिट साइड में चले गए, तो बेटा इसको कहलाएंगे हम लोग थ्रियोज, डी थ्रियोज। इसको हम लोग डी थ्रियोज कहेंगे। दोनों ही अभी भी हैं, क्यों? क्योंकि CH2OH के रिस्पेक्ट में OH राइट में इधर भी है और CH2OH के रिस्पेक्ट में OH राइट में इधर भी है, तो दोनों डी हैं। लेकिन अब की सेम ग्रुप सेम साइड में नहीं है, सेम ग्रुप अपोजिट साइड में है, तो इसको हम लोग थ्रियोज कहेंगे। और जब सेम ग्रुप सेम साइड में होगा तो इसको इरिथ्रोज कहेंगे। तो भाई SE केवल याद रखिए कि अगर सेम ग्रुप सेम साइड तो इरिथ्रोज, तो जब ये इरिथ्रोज हो गया तो बचा हुआ क्या हो गया? थ्रियोज हो गया, अपने आप ही हो जाएगा। सेम ग्रुप अपोजिट साइड में है तो इसको थ्रियोज कहा जाएगा। क्लियर? ऐसे ही अगर हम थोड़ा सा चेंज कर देते, अभी हम देखिए चेंज हम ऐसे कर देते, थोड़ा सा यहीं पे चेंज करते कि मान लीजिए हमने यहाँ पर हटा दिया आपके सामने, ये समझ गए होंगे आप। अभी हमने थोड़ा सा चेंज किया, हमने यहाँ CHO कर दिया, यहाँ COH कर दिया, ठीक है, और यहाँ पर हमने COH कर दिया और यहाँ H कर दिया और यहाँ CH2। हमने कहा बताइए क्या है, थ्रियोज है कि इरिथ्रोज है? तो देखो सेम ग्रुप अपोजिट साइड में है कि सेम साइड में? अपोजिट। और जब अपोजिट साइड में है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? थ्रियोज। लेकिन अब की ये डी थ्रियोज नहीं है, कि ये L थ्रियोज है। क्यों L थ्रियोज है? क्योंकि CH2OH के रिस्पेक्ट में जो OH लगा हुआ है वो लेफ्ट में है, तो L का मतलब लेफ्ट, हालांकि L का मतलब लेफ्ट नहीं है, याद करने का तरीका है कि ये OH लेफ्ट में है तो L, और ये क्योंकि OH राइट में है तो इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे? D बोलेंगे। D कॉन्फ़िगरेशन और L कॉन्फ़िगरेशन, दो कॉन्फ़िगरेशन आपके सामने आए। तो ये मैंने n=4 की बात की। अब मैं बात करता हूँ n=5। तो जब हम n=5 की बात करेंगे तो अब देखिए n=5 पर क्या है। फिर एल्डिहाइड ग्रुप की बात करते हैं, n=5। तो फिर एक बढ़ा लीजिए उसमें OH, यहाँ पर COH कर दिया, यहाँ पर COH कर दिया, यहाँ पर COH कर दिया और यहाँ पर CH2OH कर दिया। अब आप देखिए ये तीनों H का राइट हैंड डायरेक्शन में आपको दिख रहे हैं। इसको हम लोग CH2OH के रिस्पेक्ट में OH कहाँ है? राइट, तो इसको बोलेंगे D, और ये है राइबोज। क्या है ये? इट इज कॉल्ड डी राइबोज। और अगर हम केवल एक OH को ऊपर वाले को उल्टा कर दें, यानी लेफ्ट में कर दें, और यहाँ पर दोनों OH सेम साइड पे ही आपके सामने रख दें, ऐसे करके रख दें, तो इसको हम लोग बोलेंगे डी एरेबिनोज, डी एरेबिनोज, डी राइबोज और डी एरेबिनोज। देखिए दोनों में कायरल कार्बन की संख्या कितनी है? 3 है। मैंने अभी भी आपसे क्या बताया था? मोनोसैकेराइड्स क्या हैं? मोनोसैकेराइड्स या तो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड हैं या फिर पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन हैं। ये कार्बोहाइड्रेट्स की स्मॉलेस्ट यूनिट हैं, इनकी फर्दर हाइड्रोलिसिस कराई नहीं जा सकती है। तो देखिए पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी, एक कीटोन भी आपको दिखाया था। अभी फिलहाल एल्डिहाइड के एग्जांपल ज़्यादा हैं तो एल्डिहाइड के एग्जांपल से लेकर आपके सामने चल। अब सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल हम लोग आ गए n=6। बस अब n=6 को हम लोग थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। n=6 को डिटेल में आइए थोड़ा सा लेते हैं। आइए
ये देखिए n इक्वल टू 6, बेटा आप n इक्वल टू 6 लेते हैं तो देखिए अगर आपने CHO किया, यहाँ पर CHOH किया, यहाँ पर COH किया, यहाँ पर COH किया, यहाँ पर COH किया और यहाँ नीचे CH2OH किया। आप देखिए 1 2 3 4 5 6, आप देखिए थर्ड कार्बन पर केवल OH लेफ्ट में है, बाकी सारे OH राइट। इसी को हम लोग कहते हैं डी ग्लूकोज, ये डी ग्लूकोज। और ग्लूकोज हमेशा डेक्सो रोटेटरी होता है, हमेशा इसके आगे प्लस साइन लगता है। ये प्लस साइन बता रहा है ये डेक्सो रोटेटरी, ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट को राइट हैंड डायरेक्शन में घुमा रहा है। कैपिटल डी बता रहा है कि CH2OH के रिस्पेक्ट में OH राइट में। और आप एक खास बात देखें कि इसमें कायरल कार्बन की संख्या 1 2 3 और 1 4 है। यहाँ पर हम आपसे बात करें नंबर ऑफ कायरल का, नंबर ऑफ कायरल कार्बन कितने दिखाई दे रहा है? 4। छोटा छोटा सा कंफर्मेशन बदलिए। अगर आपने सेकंड कार्बन पर OH को लेफ्ट में कर दिया, थर्ड पे तो OH लेफ्ट में था ही, फोर्थ में जैसा था वैसा ही रखिए, फिफ्थ में जैसा था वैसा ही रखिए, सिक्स में CH2OH कर दीजिए। देखिए जरा ध्यान से, थर्ड में जैसा था वैसा ही है, यहाँ पर यहाँ भी OH लेफ्ट में था, यहाँ भी। बस आपने क्या किया, सेकंड कार्बन पर जो OH लेफ्ट राइट में था उसको आपने लेफ्ट में कर दिया, नाम बदल गया। इस कंपाउंड का नाम है डीमैनोज, ये डीमैनोज। अब फिर चेंज कीजिए जरा सा, अगर आपने CHO किया, यहाँ पर COH किया, यहाँ पर COH किया, चौथे नंबर पर आपने OH लेफ्ट में कर दिया, यहाँ पर OH किया राइट में और यहाँ नीचे CH2OH कर दिया। फिर देखिए जरा गौर, तीसरे कार्बन पे अभी भी OH लेफ्ट में है, यहाँ पर आपने देखा सेकंड कार्बन पे कॉन्फ़िगरेशन बदल गया, सेकंड कार्बन पे कॉन्फ़िगरेशन बदला और यहाँ पर सेकंड कार्बन पे नहीं फोर्थ कार्बन पर कॉन्फ़िगरेशन बदला। देखिए इसमें फोर्थ कार्बन को राइट पे, इसमें फोर्थ कार्बन को लेफ्ट पे, तो इसका नाम है डी गैलेक्टोज। क्या नाम है इसका? यही है गैलेक्टोज। तो बहुत जरा जरा सा कॉन्फ़िगरेशन चेंज करने पर कंपाउंड ही चेंज हो जाता है। ये ग्लूकोज है, ये मैनोज है, ये गैलेक्टोज है, ये तीनों अलग अलग मोनोसैकराइड्स अलग कंपाउंड है। और सभी में कायरल कार्बन की संख्या आप देख रहे होंगे 4 है। इसमें भी कायरल कार्बन की संख्या 4 है, इसमें भी कायरल कार्बन की संख्या 4 है, ये भी कायरल कार्बन 4, ये भी कायरल कार्बन 4। अब अगर n इक्वल टू 6 पर हम कीटोन बनाएं, इसको हम लोग क्या कह सकते हैं? इसको हम लोग कह सकते हैं एल्डो, इसको हम लोग एल्डो हेक्सोजस कह सकते हैं। हेक्सोज, हेक्सोज क्योंकि 6 कार्बन है तो इसलिए एल्डो हेक्सोज। एल्डिहाइड ग्रुप है और 6 कार्बन है तो एल्डो हेक्सोज। और अगर हम लोग बात करें कीटो हेक्सोज, यानी कि n इक्वल टू 6 पर हम बात करें कीटो हेक्सोज, तो कीटो हेक्सोज में केवल एक कंपाउंड आपके सामने लेंगे जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है, C डबल बॉन्ड O, COH, 4 5 6, यही है कंपाउंड आपका फ्रक्टोज। फ्रक्टोज के आगे भी डी लगा होता है, तो फिर देखिए CH2OH के रिस्पेक्ट में जो OH है वो राइट में ही तो डी फ्रक्टोज। लेकिन फ्रक्टोज हमेशा लीवो रोटेटरी होता है, इसके आगे हमेशा माइनस साइन होता है। यही बात ध्यान रखिए कि ग्लूकोज को हमेशा, ग्लूकोज का दूसरा नाम डेक्सट्रोज भी है और फ्रक्टोज का दूसरा नाम लेगलोज है। ग्लूकोज को डेक्सट्रोज इसलिए कहते हैं क्योंकि ये डेक्सो रोटेटरी होता है और फ्रक्टोज को लेगलोज इसलिए कहते हैं क्योंकि लीवो रोटेटरी होता है। दोनों का कॉन्फ़िगरेशन डी है, इसका कॉन्फ़िगरेशन भी डी है, इसका कॉन्फ़िगरेशन डी है। इसमें भी CH2OH के रिस्पेक्ट में OH राइट में है और इसमें भी CH2OH के रिस्पेक्ट में OH राइट में। ये कीटो हेक्सोज है। कीटोन ग्रुप देखो दिख रहा है आपको, ये कीटोनिक ग्रुप दिख रहा है और यहाँ पर सब में एल्डिहाइड ग्रुप दिख रहा है। तो क्या ये पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड हैं? क्या ये पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन है? क्या इनकी फर्दर हाइड्रोलिसिस हो सकती है? नहीं, इसीलिए मोनोसैकराइड। अगर इनकी हाइड्रोलिसिस हो सकती तो ये मोनोसैकराइड्स नहीं होते। मोनोसैकराइड्स का मतलब कार्बोहाइड्रेट्स की स्मॉलेस्ट यूनिट जिसकी हाइड्रोलिसिस संभव नहीं है। और ये स्वयं पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन है, सब ऑप्टिकली एक्टिव है। केवल एक ऑप्टिकली एक्टिव नहीं था, कौन सा? डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन। उसमें कार्बन में, उस कंपाउंड में कोई कायरल कार्बन नहीं था, अदरवाइज इनमें सब में कायरल कार्बन है। देखो इसमें कायरल कार्बन की संख्या कितनी है? 1 2 3
इसमें कायरल कार्बन की संख्या कितनी थी 4, 1 2 3 4। इसमें ये वाला कार्बन भी कायरल नहीं है क्योंकि कार्बन से 2 हाइड्रोजन हुए, ये वाला कार्बन भी कायरल नहीं है। और डबल बॉन्डेड कार्बन जिसमें डबल बॉन्ड हो, चाहे वो डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच में हो, चाहे कार्बन ऑक्सीजन हो, चाहे हाइड्रोजन हो, तो कार्बन वैसे भी कायरलिटी शो नहीं करेगा यहाँ। तो कुल मिलाकर मेरे कहने का अर्थ ये है कि ये आपका कंपाउंड जो आपके सामने लिख रहा हूं मैं, ये सब n=6 का। तो कार्बोहाइड्रेट्स में n=6 बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि 6 पे ही आप डिस्कशन बेसिकली ज्यादातर क्वेश्चन जो आते हैं वो इसी पर बेस आते हैं, इसी पर। तो कायरल कार्बन संख्या मैंने बताया। अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। अब जब कार्बोहाइड्रेट्स में और डिस्कवरी की गई और कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर गए, तो हमें पता चला कि कार्बोहाइड्रेट्स ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड हैं, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन हैं, लेकिन वो ओपन चेन स्ट्रक्चर के फॉर्म में नहीं, ये साइक्लिक स्ट्रक्चर के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। ये ओपन चेन स्ट्रक्चर में नहीं पाया जाता, बहुत कम क्वांटिटी में होते हैं ओपन चेन स्ट्रक्चर। इनका मैक्सिमम साइक्लिक फॉर्म होता है, जिसको हम लोग हेमी एसिटल या हेमी कीटल कहते हैं। जब आप ये पूछेंगे हेमी एसिटल या हेमी कीटल ये क्या होता है, जब भी कभी एल्डिहाइड अल्कोहल के साथ संपर्क करेगा, ये अल्कोहल एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करेगा, ये एल्डिहाइड ये कीटोनिक ग्रुप अल्कोहल के साथ रिएक्शन करेगा, तो रिएक्शन करने के दौरान जो इनके बीच में बॉन्ड बनेगा, उससे जो कंपाउंड डेवलप होगा उसी को हम लोग बोलते हैं एल्डिहाइड है तो एसिटल और कीटोन है तो कीटल, कीटोन से कीटल और एल्डिहाइड से एसिटल। अब मैं आपको ग्लूकोज का स्ट्रक्चर सबसे पहले बताने जा रहा हूं कि ये कैसे साइक्लिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। बहुत अच्छे समझिएगा इस बात, यहीं से कई सारे क्वेश्चंस आएंगे। देखिए क्वेश्चंस क्या आएंगे, मतलब आप कंसेप्ट को तो अभी सीख रहे हैं, अभी आपको कंसेप्ट ही बता रहा हूं, तो कंसेप्ट पहले अच्छे से सीख लीजिए थोड़ा सा। एल्डिहाइड ग्रुप को आप ऐसे लिख दीजिए C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर लिख दीजिए H। और आपने क्या किया, ये जो H था, ये वाला जो H था, इसको उठा के ऑक्सीजन के पास ले गए, इसके पास ले गए, तो O ये जो H है वो O से जुड़कर OH बना लिया इसने। H के हटते इस ऑक्सीजन की एक वैलेंसी फ्री हो गई, ये बॉन्ड टूटते इस कार्बन की वैलेंसी फ्री हो गई। तो अब ये कार्बन और ये ऑक्सीजन आपस में ऐसे करके लिंक हो गया। इसका जो हाइड्रोजन था वो चला गया O के पास, वो हो गया OH। तो अब कैसे बन गया आपके सामने, तो देखिए यहाँ पर हमने OH कर दिया COH, यहाँ पर C, यहाँ पर OH, यहाँ पर COH, यहाँ पर H, यहाँ पर H, यहाँ पर OH, यहाँ पर C, यहाँ H, यहाँ CH2। जरा देखिएगा ये वाला जो ऑक्सीजन था वो इन दोनों कार्बन के बीच में इस तरीके से आकर के जुड़ जाएगा। ये देखिए जुड़ा, बस यही जो बना है आपका वो हेमी एसिटल कहलाता है, क्योंकि एल्डिहाइड से बना है इसलिए एसिटल, और कीटोन से बना होता तो कीटल। क्या किया मैंने, इस डबल बॉन्ड को तोड़ा, पाई बॉन्ड को तोड़ा, ये वाला H जाकर के O से जोड़ दिया तो ये हो गया OH। और कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में, कार्बन और कार्बन के बीच में ये ऑक्सीजन क्या कर दिया, प्लेस कर दिया। ये बन गया स्ट्रक्चर आपका। इसको बोलेंगे हेमी एसिटल फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। ये कौन सा फॉर्म है, हेमी एसिटल फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। इसे ही हम लोग बोलते हैं साइक्लिक स्ट्रक्चर। कौन सा स्ट्रक्चर है ये, साइक्लिक स्ट्रक्चर, इसको साइक्लिक स्ट्रक्चर बोलते हैं। अब एक साइंटिस्ट आप देखिए, और एक चीज आपको बता दें इसके अंदर, जैसे मैं अभी आपको बता रहा था कि डी ग्लूकोज है, तो ये बिल्कुल डी ग्लूकोज है, डी ग्लूकोज हम लिख ही रहे हैं इसको डी ग्लूकोज, और इसके आगे प्लस साइन लिखते हैं। इसमें एक चीज और लिखी जाती है, इसके आगे लिखा था अल्फा। अब ये भी कार्बन याद रखिएगा कायरल होते, ये भी कार्बन कायरल है, ये भी कार्बन कायरल है और ये भी कार्बन कायरल है, यानी कि अब इसमें कायरल कार्बन की संख्या 5 हो गई, 1 2 3 4 और एक 5। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ओपन चेन स्ट्रक्चर में कायरल कार्बन कितने होते हैं, 1 2 3 4, लेकिन अगर साइक्लिक स्ट्रक्चर में कायरल कार्बन पूछे जाएं तो साइक्लिक स्ट्रक्चर में जो कायरल कार्बन की संख्या होती है वो 4 नहीं 5 होती। साइक्लिक स्ट्रक्चर में हेवी एसिटल फॉर्म 5 होती। और ये कार्बन फर्स्ट कायरल कार्बन, जबकि यहाँ पर कोई ये कार्बन कायरल कार्बन नहीं दिख रहा, जबकि अब ये कायरल कार्बन बन चुका है हेवी एसिटल स्टेट, फर्स्ट कायरल कार्बन। और इसमें जो OH है वो राइट हैंड में है, इसलिए इसको हम लोग बोलेंगे अल्फा। और अगर इसी का स्ट्रक्चर हम एक और बना दें, इसमें OH को हम लोग लेफ्ट हैंड पे डाल देंगे, हम OH को किस स्टेट में डाल दें, किस साइड में डाल दें, लेफ्ट हैंड साइड पे अगर हम OH को डाल दें
तो लेफ्ट हैंड साइड में बेटा OH को डालते ही ये वाला जो कंपाउंड है, ये वाला जो स्ट्रक्चर है, ये बन जाएगा बीटा। ये अल्फा डी ग्लूकोज है, इसको हम लोग बोलेंगे, ये बोलेंगे बीटा, और आगे प्लस का मतलब डेक्सोरोटेटरी, डी का मतलब कॉन्फ़िगरेशन, और ये ग्लूकोज है बीटा डी ग्लूकोज। तो अल्फा डी ग्लूकोज, ये अल्फा डी ग्लूकोज है और ये बीटा डी ग्लूकोज है। ये दो हो गए आपके, एक अल्फा डी ग्लूकोज और एक हो गया आपका बीटा डी ग्लूकोज। अल्फा डी ग्लूकोज हो गया, बीटा डी ग्लूकोज हो गया, दो हो गया स्ट्रक्चर। अब आप इसको थोड़ा और समझिएगा। एक साइंटिस्ट था, उनका नाम था फिशर। क्या नाम था उनका? फिशर, FISCHER, फिशर। फिशर ने कहा कि बेटा हम लोग कायरल कार्बन को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ये कार्बन कायरल, उन्होंने कहा कायरल कार्बन को हम कभी भी लिखते नहीं है, सिर्फ क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं। मान लो यहाँ पर A है, यहाँ B है, यहाँ X है और यहाँ Y है, तो ये कार्बन कायरल हो गया, और कायरल कार्बन को हमेशा क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं। तो उन्होंने कहा कि अगर हम फिशर प्रोडक्शन से इसका स्ट्रक्चर बनाने का प्रयास करें तो यहाँ के सब कार्बन हम लोग हटा देंगे, यहाँ सब कार्बन हम लोग हटा देंगे, यहाँ सब कार्बन हम लोग हटा देंगे, इसको बिल्कुल स्ट्रेट ऐसे करके जोड़ देंगे, इसको स्ट्रेट ऐसे करके जोड़ देंगे, स्ट्रेट ऐसे करके जोड़ देंगे। और फिशर ने कहा कि अगर आप फिशर से इसमें जाना चाहते हैं तो ये हो गया फिशर का प्रोडक्शन, क्योंकि ये भी कार्बन कायरल है, ये भी कायरल है, ये भी कायरल है, ये भी कायरल है, ये भी कायरल। तो फिशर ने कहा कि जो कायरल कार्बन है उसको क्रॉस से रिप्रेजेंट करिए आप, वही काम यहाँ कर दीजिए। ये सब कायरल कार्बन यहाँ से जो है आपके हटा दीजिए, और आप सिंपल एक लाइन यहाँ खींच दीजिए। ये लाइन ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे बढ़ा दीजिए, और ये ऐसे बढ़ा दीजिए। ये आपका कायरल कार्बन हो गया, और ये भी आपका कार्बन कैसा है? पैरेलल है। ये कायरल, ये कायरल, ये कायरल, ये कायरल और ये कायरल, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 कायरल कार्बन। इस प्रोडक्शन को हम लोग कहेंगे फिशर प्रोडक्शन। ये फिशर है। फिशर एक साइंटिस्ट को उन्होंने बताया कि हम लोग जब पैरेलटी लाते हैं तो पैरेलटी में कायरल कार्बन को रिप्रेजेंट नहीं करते, कायरल कार्बन को हम लोग केवल क्रॉस से रिप्रेजेंट करते थे। तो हमने कायरल कार्बन को सिंपली क्रॉस से आपके सामने रिप्रेजेंट कर दिया। तो ये फिशर प्रोडक्शन हो गया, हो गया कि नहीं हो गया भाई? ठीक। अब इसके बाद एक साइंटिस्ट और खूब पढ़े, उनका नाम था हावर्थ। आप अब एनसीईआरटी जब पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि जो आप प्रोडक्शन पढ़ते हैं एनसीईआरटी में, प्रोडक्शन हावर्थ का प्रोडक्शन। अब आइए हम लोग देखते हैं HAWORTH, हावर्थ प्रोडक्शन। हावर्थ ने अपने प्रोडक्शन में क्या कहा? ये एनसीईआरटी में आपको हावर्थ प्रोडक्शन मिलेगा। हावर्थ ने दो तरह के स्ट्रक्चर्स बताए। ग्लूकोज का उन्होंने पायरानोज स्ट्रक्चर दिया, पायरानोज स्ट्रक्चर दिया, और फ्रक्टोज का, किसका? फ्रक्टोज का इन्होंने फ्यूरानोज स्ट्रक्चर दिया, फ्यूरानोज स्ट्रक्चर दिया। ग्लूकोज का पायरानोज और फ्रक्टोज का फ्यूरानोज, F और F भूले नहीं कभी। एक्चुअली पायरान हम लोग लेते हैं ये इस तरीके से, और टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन हम लोग लेते हैं ये टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन है। तो फ्यूरॉन से फ्यूरानोज और पायरॉन से पायरानोज, दो स्ट्रक्चर बनाए हैं। मतलब इस टाइप का स्ट्रक्चर जब फॉलो होगा तो वो ग्लूकोज के द्वारा फॉलो होगा, 6 मेंबर रिंग के द्वारा फॉलो होगा। आप देखिए 1 2 3 4 5 6 और एक ऑक्सीजन, तो 6 मेंबर रिंग। देखो 1 2 3 4 5 6, और ये 5 मेंबर रिंग है, 1 2 3 4 5। देखो यहाँ 5, 1 2 3 4 5। देखो यहाँ पर ये रिंग की अगर हम लोग बात करें 1 2 3 4 5, ठीक। ये तो मतलब ग्लूकोज की बात कर रहे हैं, सॉरी अभी मैं फ्रक्टोज की बात ही नहीं कर रहा हूँ, ये मैं उसको ही देख रहा हूँ। तो ये तो ग्लूकोज नहीं, तो 6 मेंबर रिंग तो आएगी 1 2 3 4 5 और 1 6, तो ग्लूकोज का ही। जब फ्रक्टोज का बनाएंगे, किसका बनाएंगे? फ्रक्टोज का। तो फ्रक्टोज की कौन सी रिंग आएगी? फ्यूरानोज स्ट्रक्चर आएगा, और फ्यूरानोज में जो रिंग आएगी वो 5 मेंबर रिंग आएगी, इसमें 6 मेंबर रिंग आएगी। तो आइए इसी का स्ट्रक्चर हम आपको बना करके दिखाते हैं। देखिए तो हुआ क्या, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर जब आप हावर्थ प्रोडक्शन बनाने का प्रयास करेंगे, सिंपल सी ट्रिक बताता हूँ। आप इस पूरे मॉलिक्यूल को 90 डिग्री घुमा दीजिए, ऐसे पूरा मॉलिक्यूल पकड़िए और ऐसे कर 90 डिग्री पूरा मॉलिक्यूल घुमा लीजिए अपने हिसाब। पहले बनाते समय आप सिर्फ स्ट्रक्चर ऐसे करते हैं, खत्म। याद रखिएगा ये जो कार्बन है आपका, ये C1 है, पहला कार्बन, दिस इज द फर्स्ट। ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, फिफ्थ है, और ये बीच में तो ऑक्सीजन है। और ये पूरा मॉलिक्यूल आपने 90 डिग्री ऐसे घुमा दिया, ऐसे सोच लीजिए हॉरिजॉन्टल हो गया। ये जो वर्टिकल था ये हॉरिजॉन्टल हो गया। तो जो चीजें
ऊपर है वो ऊपर रहेंगी, जो चीजें नीचे होंगी नीचे रहेंगी। जब आपने इसको ऐसे घुमा दिया तो ये वाला OH कहाँ आ गया? नीचे। ये वाला OH कहाँ है? नीचे। ये वाला OH कहाँ है? ऊपर। ये वाला OH कहाँ है? नीचे। शुरू करिए। यहाँ पर आपका क्या लगा था? H और OH लगा था, तो H और OH में H ऊपर OH नीचे। ये वाला H ऊपर OH नीचे। अब जब आपने इसको ऐसे घुमाया तो ये वाला OH कहाँ है? आपकी ऊपर, H नीचे। ये वाला OH कहाँ है? नीचे नीचे। और ये याद रखिएगा लास्ट में CH2OH है, CH2OH हमेशा ऊपर ही रहता है, CH2OH कभी नीचे नहीं रहता। और CH2OH के साथ मान लो H लगा ही, तो CH2OH हमेशा ऊपर। तो अब ये क्या है? ये है, यानी ये क्या है? ये है अल्फा डी ग्लूकोज। और आज साथ में आगे क्या लगा देंगे? प्लस अल्फा डी ग्लूकोज। और अगर आपको स्ट्रक्चर बनाना है बीटा डी ग्लूकोज का, किसका बनाना है? बीटा डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाना है, तो क्या करें? थोड़ा सिंपल सा काम करें। ये है बीटा डी ग्लूकोज, तो बस ये जो OH आपका नीचे था, इस OH को आपने ऊपर कर दिया तो ये बीटा डी ग्लूकोज हो गया। और आपने ये H यहाँ कर दिया, OH ऊपर कर दिया, तो ये क्या बन गया? आपकी बीटा डी ग्लूकोज। अगर आपने H को नीचे कर दिया, OH को नीचे कर दिया, H को ऊपर रखा, ये क्या बन गया? आपका अल्फा डी ग्लूकोज। अब आपसे कहा जाए कि स्ट्रक्चर आपको बनाना है मैनोज का। मैंने अभी बताया था मैनोज का स्ट्रक्चर क्या होता है? दूसरे कायरल कार्बन में OH चेंज करता है। दूसरा कार्बन ये है ना, अगर इस OH को तुमने ऊपर कर दिया, H को नीचे कर दिया, ये मैनोज बन जाएगा। अगर आपने पहला दूसरा सेम रखा, तीसरा सेम रखा, चौथे को OH को ऊपर कर दिया, H को नीचे कर दिया, ये गैलेक्टोज बन जाएगा। जो मैंने कहा था चौथे कार्बन पर कॉन्फ़िगरेशन चेंज होता है गैलेक्टोज का। तो बहुत सिंपल है। और आपसे कहा जाए कि बताइए ये कौन सा कंपाउंड है, पहचानने को आ जाए कि पेपर में ये कौन सा कंपाउंड है, तो आपने देखा सबसे पहले वाला OH नीचे है, मतलब जो OH राइट में था उसी को तो अल्फा कहते हैं, और वो OH नीचे दिख रहा है, यानी एक तो पहले तो अल्फा है। इसका दूसरे कार्बन पर OH नीचे है, तीसरे को ऊपर, चौथे पर फिर ऊपर हो गया, तो ये ग्लूकोज नहीं है, ये आपका गैलेक्टोज है। दिस इज गैलेक्टोज, इट इज गैलेक्टोज, ये गैलेक्टोज। और अगर मैं यहाँ पर OH ऊपर कर दूं और H को नीचे कर दूं, अब बताइए क्या है? तो है ये अभी भी गैलेक्टोज, लेकिन अब ये बीटा फॉर्म का हो गया कि ये क्या है? आपका बीटा डी गैलेक्टोज। देख कर थोड़ा सा आप पहचान लेंगे अल्फा डी गैलेक्टोज और बीटा डी गैलेक्टोज। कितना है? ठीक, 3 मिनट का वीडियो अभी हम और आपको देंगे, 3 मिनट आप बात और करेंगे 3 मिनट की। तो बात आपके सामने सिंपल सी ये है, अल्फा डी गैलेक्टोज, ये मैंने कैसे गैलेक्टोज बनाया, कैसे क्या किया, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब आप ये जाने कि कभी कभी पेपर में पूछा जाता है कि अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज ये आपस में क्या है? तो याद रखिएगा अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज आपस में एनोमर्स। क्या है ये? एनोमर्स। समझिए, आपने ऑप्टिकल आइसोटोप में मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, जिन बच्चों ने उससे पढ़ा है उन सब लोगों को ये बात मालूम होगी। मैंने बताया था कि जब फर्स्ट कायरल कार्बन के रिस्पेक्ट में कॉन्फ़िगरेशन चेंज होता है तो उस कायरल कार्बन को हम लोग कहते हैं एनोमेरिक कार्बन। दिस इज कॉल्ड एनोमेरिक कार्बन। और ये दोनों आपस में कहलाएंगे एनोमर्स। एनोमर्स पहले तो जाने के हैं क्या? ऐसे डाइस्टीरियोमर्स, याद जानिए कि अगर दो डाइस्टीरियोमर्स में केवल एक कायरल कार्बन के रिस्पेक्ट में कॉन्फ़िगरेशन चेंज होता है, केवल एक कायरल कार्बन के रिस्पेक्ट, मान लो 4 कायरल कार्बन हैं लेकिन दोनों में जो डिफरेंस है केवल एक कायरल कार्बन के रिस्पेक्ट में डिफरेंस, एक का लेफ्ट में है दूसरे का राइट में है, और सबका सेम है, 3 का सेम है, एक का डिफरेंस है, तो उनको कहते हैं एपीमर्स। क्या कहते हैं उन्हें? लेकिन अगर वो कायरल कार्बन पहला कायरल कार्बन है तो फिर उन्हें एपीमर नहीं कहा जाएगा, फिर उन्हें कहा जाता है एनोमर्स। और फर्स्ट कायरल कार्बन को हम लोग एनोमेरिक कार्बन कहते हैं। आप देखिए, फर्स्ट कायरल कार्बन पे केवल कॉन्फ़िगरेशन चेंज है, सेकंड पे सेम है, थर्ड पे सेम है, फोर्थ पे सेम है, सब में सेम। केवल फर्स्ट कायरल कार्बन पे कॉन्फ़िगरेशन चेंज है, फर्स्ट कायरल कार्बन पे कॉन्फ़िगरेशन चेंज है तो एनोमर्स। अगर आपसे कहा जाए कि बताइए डी ग्लूकोज और डी मैनोज आपस में क्या हैं, तो अब आप देखिए डी ग्लूकोज और डी मैनोज में फर्स्ट कायरल कार्बन पे कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं है, सेकंड कायरल कार्बन पे कॉन्फ़िगरेशन चेंज है। तो जब सेकंड कायरल कार्बन पे कॉन्फ़िगरेशन चेंज है तो इनको हम लोग फिर इपीमर्स क्या कहेंगे? इपीमर्स। या हमसे कहा जाए डी ग्लूकोज और डी गैलेक्टोज आपस में क्या हैं,
डी ग्लूकोज और डी गैलेक्टोज आपस में क्या है, तो देखो यहाँ भी फोर्थ कार्बन कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन चेंज है, तो ये फिर से आपस में क्या हो गए, ईपीमर्स हो गए, ये ईपीमर्स। तो जब फर्स्ट कार्बन कार्बन पे C1 पर कॉन्फ़िगरेशन चेंज होगा तो एनोमर्स है। अब आपको एक छोटी सी ट्रिक बता, बेटा जब भी फर्स्ट कार्बन कार्बन पे कॉन्फ़िगरेशन चेंज होगा तो कभी नाम नहीं बदले। देखो यहाँ भी ग्लूकोज है, यहाँ भी ग्लूकोज, या केवल एक चीज बदलेगी, ये अल्फा है, ये बीटा, यहाँ अल्फा लिखा होगा, यहाँ बीटा लिखा होगा, बस। तो जब भी कभी ईपीमर्स एनोमर्स होंगे तो वहाँ केवल अल्फा और बीटा का डिफरेंस आएगा, नेम पे कभी कोई डिफरेंस नहीं आएगा। और जब भी तुम इनकी जब बात करोगे तो यहाँ नाम ही बदल जाएगा, ये ग्लूकोज है, एनोमर्स है, नाम ही अलग हो गया, ये ग्लूकोज और गैलेक्टोज, मतलब दो डिफरेंट नाम के कार्बोहाइड्रेट कभी एनोमर्स नहीं हो सकते, आपस में ध्यान रखिए। अगर नाम बदल गया तो कभी एनोमर्स हो ही नहीं सकते, वो हमेशा ईपीमर्स होंगे। या अगर हमसे कह दिया जाए डी मैनोज और प्लस डी गैलेक्टोज आपस में क्या है, अब बताइए क्या है। तो अब आप देखिए मैनोज और गैलेक्टोज में C2 और C4 दो कायरल कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन बदला हुआ है। मैनोज में सेकंड कार्बन का जो OH है वो लेफ्ट में होगा, और गैलेक्टोज का फोर्थ कार्बन का OH जो होगा लेफ्ट में होगा। यानी दो कायरल कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन बदल गया। तो जब दो कायरल कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन बदल गया तो ना तो ये एनोमर्स हो सकते हैं ना ईपीमर्स हो सकते हैं, ये सिंपली क्या है, डाइस्टीरियोमर्स हैं। ये डाइस्टीरियोमर्स हैं। तो अब आप एक स्टेटमेंट अपने दिमाग में बैठा लीजिए और ये लिख लीजिए, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट कि ऑल द डाइस्टीरियोमर्स आर एनोमर्स एंड ईपीमर्स, बट सॉरी उल्टा बोल गया, ऑल एनोमर्स एंड ईपीमर्स आर डाइस्टीरियोमर्स। सारे के सारे एनोमर्स और ईपीमर्स क्या हैं, डाइस्टीरियोमर्स हैं। लेकिन सारे के सारे जो डाइस्टीरियोमर्स हैं वो ईपीमर्स और एनोमर्स नहीं हो सकते। सारे एनोमर्स और ईपीमर्स डाइस्टीरियोमर्स हैं, लेकिन सारे डाइस्टीरियोमर्स ईपीमर्स या एनोमर्स नहीं हो सकते हैं। ठीक यही चीज ग्लूकोज के अंदर जब आप जाएंगे तो ग्लूकोज में अगर आपने अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज लिया, पूछा गया अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज क्या है, तो अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज आपस में क्या होंगे, एनोमर्स। क्योंकि अभी देखिए नाम क्या बोलते हैं, फ्रक्टोज की बात करें, अल्फा डी फ्रक्टोज और बीटा डी फ्रक्टोज आपस में क्या है, तो अल्फा डी फ्रक्टोज और बीटा डी फ्रक्टोज आपस में क्या होंगे, एनोमर्स होंगे। क्योंकि नाम अभी भी फ्रक्टोज है, केवल अल्फा और बीटा मैंने किया, तो मैंने कहा कि अगर नाम नहीं बदल रहे हैं और सिर्फ अल्फा और बीटा कर रहे हैं तो उसका मतलब है वो आपस में क्या होंगे, फ्रक्टोज। वो अगर हमने लिया है तो वो एनोमर्स ही होंगे। ठीक है बेटा, तो बस आज पहले क्लास में मैं इतना ही के बाद ओके, थैंक यू।